नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 की खबर। 2024 से पहले 2023 में देश की राजनीति में ये हो क्या रहा है, सवाल आपका है तो जवाब हम देंगे। 24 की खबर में आज कौन कौन से मुद्दे ऐसे थे जो नेताओं की जुबान से सुने गए और बहुत कुछ आने वाले वक्त की तस्वीर उन्होंने अपनी जुबानी दिखाई, वो भी हम समझेंगे और आपको मायने समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के 24 की खबर की। बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो विरोधियों पर जमकर बरसते हैं और इस बार एक बार फिर से विपक्षी नेता उनके निशाने पर थे। उन्होंने कह दिया कि सनातन पर घमंडिया गठबंधन के लोग तरह तरह से बातें करते हैं, हमला कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि सोनिया गांधी खामोश क्यों हैं? आइए सुनवाते हैं रविशंकर प्रसाद का पूरा बयान कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सी बड़ी बात कही। दुनिया भर के स्टूडेंट्स वहां पढ़ने आते थे, वो 6 महीने जलता रहा और उसका हमला करने वाला बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर है। क्योंकि उसका नाम बदलने में नीतीश बाबू का समर्थन जरूरी है, तो वोट बैंक के लिए वो भी नहीं करेंगे। लेकिन गर्व है हमें हमारे प्रधानमंत्री पर। साल 2024 के चुनाव से पहले भारत सरकार ई वाहनों को प्रमोट करने में लगातार जुटी हुई है और एक लक्ष्य बना दिया गया है। 2024 में ग्रीन एनर्जी का भी नारा लगातार दिया जाएगा। हाल ही की बात है, G20 समिट में भी ये सब कुछ देखा गया और भारत ने ग्रीन एनर्जी को काफी प्रमोट किया है। और इसी बीच भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फिर से कहा है कि वो डीजल इंजन वाहनों पर अतिरिक्त 10% टैक्स लगाने की योजना बना रहे हैं। 2014 के बाद जो 52% डीजल की गाड़ियां थी वो 18% पे आई है। अब जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, डीजल की गाड़ियां नहीं बढ़नी चाहिए। आप ही आपके लेवल पर निर्णय करिए ताकि डीजल कम से कम हो, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं सरकार को, वित्त मंत्री को ये रिकमेंड करूंगा कि डीजल ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, इसके ऊपर 10% टैक्स एडिशनल लगाना चाहिए। अब बात करते हैं उस गठबंधन की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और खासकर सत्ता पक्ष के लोग INDIA गठबंधन पर लगातार निशाने साधते हैं। ये चेहरा है तेजस्वी यादव। उसी इंडिया गठबंधन में RJD का भी एक बड़ा रोल है। बिहार में JDU RJD एक साथ मिलकर सरकार चला रहे। एक एग्जाम्पल है इंडिया गठबंधन के लिए कि जो धुर विरोधी कभी हुआ करते थे, आज वो एक राज्य में सरकार एक साथ चला रहे हैं और मैत्रीपूर्ण संबंध है। ऐसे में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। 13 सितंबर को यह बैठक प्रस्तावित है। समन्वय समिति यानी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की यह बैठक, इस बैठक में कई बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। RJD के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि हम कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक में जा रहे हैं और अपनी बातों को रखेंगे। पहली मीटिंग है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, तो वहाँ कल शाम में होगा, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। जो भी बात होगी उस पर। अब बात करते हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की। जी हाँ, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, बाकी इनके विरोधियों सब पर तंज भी कसते हैं। राहुल गांधी इन दिनों आप जानते हैं विदेशी दौरे पर हैं और केंद्र सरकार को जमकर घेर रहे हैं। अब ऐसे में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने यह कहा है कि राहुल गांधी ने ब्राजील में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के खिलाफ जहर उगल दिया है। तो ऐसे में विज ने जवाब दिया है। राहुल गांधी जी तो भाग्य बार और ब्रसल में वो प्रेस वार्ता करके और बीजेपी के खिलाफ विष उगल रहे हैं। तो ये कहाँ से सीखा है? वो कहते हैं मैंने गीता पढ़ी है। ये गीता के कौन से अध्याय में लिखा हुआ है कि अपने ही देश को ये फंक्शन जो था ये किसी पार्टी का नहीं था। आने वाले वक्त में पीओके का मुद्दा क्या 2024 में उठेगा? क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या पाकिस्तान का फिर से जिक्र होगा? ये सवाल ऐसे जिनके जवाब अब लग रहे हैं कि धीरे धीरे नेता लोग दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह की बात करें तो उनकी ओर से कहा गया कि पीओके अपने आप ही भारत में शामिल हो जाएगा।
सवाल बड़ा था, ऐसा कैसे होगा। अब उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। ये बड़े संकेत है। क्या कहना चाहते हैं वीके सिंह, आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। दरअसल राजस्थान में एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, उनसे पूछा गया था कि पीओके को लेकर भारत के लोग क्या चाह रहे हैं, वो आपको मालूम है, लेकिन क्या पीओके भारत में शामिल फिर से होगा। और आप जानते हैं कि ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म है भारतीय राजनीति में। तो जवाब क्या था वीके सिंह का, ये जान लेते हैं। इन लोगों ने कल मांग की है, पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपना और पीओके पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के बयान पर अब दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि वीके सिंह चीन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सच है कि चीन ने भारतीय क्षेत्र के एक बड़े इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। ये विवादित बयान भी सौरभ भारद्वाज ने। कांग्रेस के नेता भी इस तरह की बातें कहते हैं। इनफैक्ट राहुल गांधी भी इस बात को दोहरा चुके हैं। विपक्ष ने चीन का मुद्दा उठाया है, सत्ता पक्ष पाकिस्तान का मुद्दा उठा रहे। और क्या हमें और आपको इन मुद्दों से लेने देना है, सवाल बड़ा है। ये मुझे लगता है कि वीके सिंह साहब चीन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात एक फैक्ट है कि चीन ने भारत की बहुत सारी ज़मीन कब्जा ली है। लद्दाख से एक खबर आई थी, वहीं के एसपी की एक रिपोर्ट है कि 66 में से 26 पोजीशंस जहां पे भारतीय फौज पहले जाया करती थी। आप ये मानकर चलिए कि साल 2024 में जब इलेक्शन होंगे, आम चुनाव होंगे, तो चीन और पाकिस्तान का मुद्दा अपने आप ही उठ खड़ा होगा। ये हमारे देश की दिक्कत परेशानी नहीं है, ये तो पड़ोसी देशों की भी है। ऐसे में लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा की ओर से एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि चीन ने भारत की 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है और सशस्त्र बल किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब उनके इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। इस बयान में दिक्कत परेशानी क्या थी, बड़ा सवाल था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि लगातार ये बात कही तो जा रही है कि चीन ने भारत के सीमा में अतिक्रमण कर जमीन हथियाई है। उपराज्यपाल किस आधार पर ये सब कुछ कह रहे हैं, ये हमारी सच के समझ के परे। लद्दाख के बीडी शर्मा गवर्नर, लगातार ये बात उठी रही है कि चीन है वो भारत की सीमा में अतिक्रमण करके जमीन हथियाए हैं। अब राज्यपाल किस आधार पे कर रहे हैं, ये तो एक मुद्दा और भी बड़ा है साल 2024 में, वो है ईडी का, आईटी का, सीबीआई का। ये सब मुद्दे जरूर नेताओं की जुबान से सुने जाते हैं, खासकर विपक्ष इस मुद्दे को उठाता है। अब भोपाल में कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर से कहते नजर आए कि सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि आगामी चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुमत से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है। अब उनका कहना है कि राज्य में अब जगह जगह ईडी के, आईटी के और सीबीआई के दफ्तर खुल गए कि अब मध्य प्रदेश में जगह जगह पर आईटी, ईडी के दफ्तर खोल रहे हैं, अधिकारी पदस्थ किए जा रहे हैं। अरे भाई, पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, मुख्यमंत्री के स्टाफ के लोग। एक मुद्दा और भी है राम मंदिर का, इसे कैसे भूला जा सकता है। राम मंदिर के मुद्दे पर लगातार बयानबाजी हो रही है। शिवसेना के प्रमुख यूबीटी की हम बात कर रहे हैं, अब तो 2 बट गए हैं। उद्धव ठाकरे की बात करें, उन्होंने एक बयान दिया था, उस बयान के बाद सियासत काफी गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे के बयान पर, जिन्होंने कहा था कि राम मंदिर के उद्घाटन के समय गोधरा जैसी घटना की आशंका बताई थी उन्होंने, अब इस पर बीजेपी ने हमला करना शुरू कर दिया है सियासी तौर पर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर क्या कहा, एक बार ध्यान से सुनो। यही शिवसेना है और इनके पिताजी ने जब वहां पर 6 दिसंबर को वो ढांचा जो मंदिर की जगह पर बनाया हुआ था टूटा, तो इन्होंने दावे किए थे कि वो शिव सैनिकों ने तोड़ा। परंतु अब I.N.I.D.IA यानी इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी।
और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है उद्धव ठाकरे के बयान पर। उन्होंने कहा कि रामलला विराजमान होंगे, किसी को खरोच तक नहीं आएगी। जो ये बातें कह रहे हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। और इस बयान के बाद सीधे सीधे लग रहा है कि 2024 में राम मंदिर का मुद्दा बड़ा होने वाला है। उत्तर प्रदेश में कहीं कोई किसी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की दृष्टि से जब रामलला अपने जन्म स्थान पर 500 साल बाद विराजमान होंगे, किसी को खरोच भी नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है, पुलिस हर समय सजग और सतर्क है और उनको इस प्रकार का बयान देने के लिए माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश है। आम चुनाव में हर राज्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस फिर से अपने पैर मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास करे। प्रियंका गांधी की भूमिका बड़ी थी विधानसभा चुनाव में, इसलिए एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश से जुड़ाव लगाते हुए वो हिमाचल प्रदेश की धरती पर उस दौरान आई है जब आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है। साथ ही उन्होंने केंद्र से भी एक बड़ी डिमांड की है और बातों ही बातों में निशाना भी साधा। इससे भी नुकसान पहले से ही आपदा है, इतना नुकसान हो रहा है। तो इस समय तो जैसे पूरे प्रदेश की स्पिरिट हमने देखी है, भावना देखी है कि सरकार में भी वही भावना रही है। मैंने रास्ते में आ रही थी तो कुछ लेडीज़ श्रमदान कर रही थी। उन्होंने कहा कि जो नेशनल हाईवे है उसमें काम आस्ते से चल रहा है, उसको तेज़ी से करना चाहिए। तो पूरी जो सब कुछ बता भी रहे थे कि काफ़ी लोगों ने दान भी दिया है। कुछ रास्ते में हम कुछ लोगों ने रोका, उन्होंने भी, किसी ने 5 लाख। मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव हैं, आम चुनाव भी हैं, तो उसकी तैयारी बीजेपी जोरों शोरों से कर रही है। इस विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत करनी होगी। पूरे जोर के साथ अब लगातार रणनीति बनाई जा रही है। चुनाव से पहले हमने देखा कि बीजेपी ने प्रदेश में 39 प्रत्याशियों की एक लिस्ट बनाई और उसको जारी कर दिया था। अब इंतजार था दूसरी लिस्ट का कि उसमें किस किस के नाम सामने आएंगे। दिल्ली में हुई एक बड़ी बैठक के बाद अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है और 64 प्रत्याशियों के नाम की वो लिस्ट भी हो सकती है। हालांकि अभी ये बातें हैं, बातों का क्या, लेकिन फिर भी बातों में से बात निकलती भी है। चुनाव के संबंध में सोमवार को दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी और ये मीटिंग इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि इसमें जरूर उम्मीदवारों को लेकर फाइनल मुहर लग गई होगी। बस इंतजार है उन नामों का जो मंथन किए हुए हैं और जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। कांग्रेस के कब्जे वाली हारी हुई सीटों को लेकर भी पहले प्रत्याशी उतारने की चर्चा हुई है। बीजेपी को मेहनत तो करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात हो रही तो तैयारियां जोरों पर हर किसी की है। कांग्रेस ने भी अपना दमखम दिखाने के लिए सारी तैयारी धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। लगातार वोट बैंक को बढ़ाने के लिए लोगों के बीच पहुंचा जा रहा है। और इसी बीच बात करें भोपाल की तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि वो अब जनता के बीच जाकर कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर सके। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की हम बात कर रहे हैं। राज्य की सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए भी कांग्रेस पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक की अध्यक्षता पार्टी की महासचिव केसी वेणुगोपाल ने की थी और इस बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला को भी जिम्मेदारी वहां पर अहम दी गई है। राज्यसभा के सदस्य भी मौजूद रहे, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी है। मध्य प्रदेश को जीतना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अहम है। अगर अपने आप को साबित करना है, मध्य प्रदेश जीता तो सब कुछ जीता, यानी कि मध्य प्रदेश की जो सीटें जीती हैं तो आने वाले वक्त में जरूर सत्ता पर काबिज होने के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका ये नेता निभाते नजर आएंगे और प्रत्याशी भी जो जीतेंगे। हरियाणा की बात करें तो बीजेपी मिशन 2024 की रणनीति बना रही है और इसी बीच सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। दिन रात एक ही हुए हैं और अब उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी कि हाँ, मुख्यमंत्री सही कह रहे। बात हो रही है 2024 में जीत के दावे की सभी 10 सीटों पर। एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया है कि वो जीतने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी। 2014 की याद दिलाई उन्होंने, जब पूर्ण बहुमत में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी और रिकॉर्ड बनाया था, इतिहास बनाया था। बीजेपी ने ऐसा कभी नहीं किया था। एक बार फिर से ये दावा बढ़ा है और मैं समझता हूं कि हमारा जो आगे 10 की 10 लोकसभा चुनाव की सीटों पर जीत हो और अगली सरकार हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी से बनेगी और उसके लिए सारी तैयारी चल रही है।
अब बात करते हैं हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी की। गुटबाजी हम नहीं, कांग्रेस के विरोधी कहते हैं और अंदर खाते बहुत कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा फिर से मुख्यमंत्री बनने की चाह रखे हुए हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि मैं मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार हूं। अब ऐसे में प्रतिक्रिया तो आना लाजमी था। उनके धुर विरोधी अपनी उनकी पार्टी में ही है, ये हम नहीं, ये भी उनके विरोधी कहते हैं। कुमारी सैलजा का इस पर बयान सामने आया, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुन लेते हैं। हम लोग इस चीज को देखते हैं और सब लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस आगे आए। राहुल जी ने पदयात्रा की, इतनी मेहनत की, सब उसके साथ उनके इस यात्रा में जुड़े, लेकिन अगर उसके बावजूद सबको सिर्फ मैं, कुछ लोगों को मैं और मेरा की राजनीति करनी है, तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस को मजबूत करने की बजाय खुद को कोई मजबूत। साल 2024 के इलेक्शन में किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। हरियाणा सरकार इसी पर काम कर रही है। किसानों को खुशहाल करने का मन बना लिया गया है और इस पर लगातार पहले से काम किया जा रहा है। एक कदम आगे बढ़ाया गया। किसान खुश तो फिर वो पार्टी भी खुश जो सत्ता में है। हरियाणा सरकार किसानों के लिए कैसे काम कर रही है, इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देखने को मिला है। चंडीगढ़ में जापान के एक डेलीगेशन के साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मीटिंग की। उनके डिपार्टमेंट की टीम भी उनके साथ मौजूद रही। बैठक के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जानकारी दी है कि हॉर्टिकल्चर किसानों के लिए जापान की एजेंसी जीका से 2500 करोड़ रुपए लोन के तौर पर लिए जाएंगे। पिछले लगभग 1 साल से हमारी जापान गवर्नमेंट की एजेंसी है जीका, उससे बातचीत चल रही है और हम उनसे लंबी अवधि के लिए लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारे किसान हैं वो फसलों का विविधीकरण करें। केंद्र सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन कहीं पर नेता किसानों पर बयानबाजी भी दे रहे हैं और वो भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। सांसद सुनीता दुग्गल की हम बात करें। आप जानते हैं कि सिरसा में कई बार हमने देखा कि किसान धरने पर बैठ जाते हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी डिमांड्स को लेकर, ताकि सरकार उनकी बातों को सुन ले। बीजेपी के सांसद सुनीता दुग्गल से इस पर सवाल पूछा गया। उनका अजीबोगरीब बयान सामने आया। उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि आंदोलन करने वाले किसान नहीं, बल्कि विपक्षी दलों से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। लेकिन आज जनता समझदार है, ये इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। संगठन नहीं है वो विपक्षी दलों के कुछ लीडर हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह से वो हमें भी जो है, जब हम लोग गांव में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपको गांव में घुसने नहीं देंगे, और फिर उसके बाद वही लोग ये कहते हैं कि जी आप गांव में आते क्यों नहीं हो। ये कुछ पार्टियों के चंद लोग हैं जो इस तरह से जो है लोगों को बरगलाने की, बहकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग सब समझते हैं, सब हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के। आत्मविश्वास जरूरी है राजनीति में, लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी की बात करेंगे, क्योंकि गुटबाजी की खबरें लगातार सामने आ रही है। अब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने तो मीडिया से ही नाराजगी जता दी और मीडिया पर ठिकरा सारा फोड़ दिया, जैसे भूपेंद्र हुड्डा फोड़ रहे थे। अब ऐसे में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी तो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से काम करती है, आप विपक्षी दलों में जो लगातार गुट बन रहे हैं या फिर सत्ता पक्ष में गुट बन रहे हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते। सुनिए उनका बयान। हमारे संगठन की बात है ना, इसमें आप लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, ये तो हमारा काम है, इसमें आप लोग क्यों चिंता करो। और ये दूसरी बात आपको मैं बताऊं, सारे नहीं आपके नहीं घर में आप उनके घर की लड़ाई तो आप पूछते नहीं हो, उनके घर में रोज लड़ाई हो रही है। जो यहाँ के जो सांसद हैं वो कुछ बोलेंगे। अभी ये हुआ था, ये नूह के अंदर जो हुआ, सांसद ने कुछ बोला, मंत्री ने कुछ बोला, संतरी कुछ और बोल रहे हैं। सो सारा कुछ इनके आपस के अंदर क्या बात कर रहे हैं, ये बातें मत करो। ये सारा का सारा क्या हरियाणा में 2024 में नू हिंसा और मोनू मानेसर का मुद्दा बड़ा होने वाला है। अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आप जानते हैं कि हरियाणा में नासिर जुनैद हत्याकांड के मामले में अंडरग्राउंड चल रहे मोनू मानेसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब ऐसे में मोनू मानेसर को जहां से गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया, वो सारी डिटेल्स सामने आ चुकी हैं, कोर्ट में भी पेश किया जा चुका था। मोनू मानेसर को हिरासत में लेने के बाद अभय चौटाला ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि क्या जानबूझकर मोनू मानेसर को बाहर रखा गया, अगर उनको पहले पकड़ा जाता तो शायद नू की हिंसा ना होती। मानेसर को गिरफ्तार करना चाहिए था 27 तारीख से पहले, जब उसने 2 नौजवान बच्चों को जिंदा जलाने का काम किया था। सरकार की जिम्मेदारी उसी दिन बनती थी कि उसको गिरफ्तार करते।
अगर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता समय पे रहते तो आज मेवात में इस तरह की घटना नहीं होती। आज मेवात के लोगों ने अब बात हम करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी पूरी तैयारी के साथ धरातल पर उतरने वाली है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़े संकेत दे दिए। हरियाणा की टीम को तैयारी में जुटने के लिए भी बोल दिया गया है। लोकसभा चुनाव में सीटों की रणनीति और पार्टी की रणनीति पर मंथन करने को भी कहा गया है। राष्ट्रीय स्तर पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी में प्रदेश के प्रत्येक परिवार तक पहुंच बनाने के लिए एक रणनीति तय होगी। इसकी प्लानिंग की जा रही है। इसके लिए पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको दिल्ली में बुलाया गया। दिल्ली पंजाब की सरकार की जितनी उपलब्धियां उनको गिनवाकर जनता के बीच जाने को कहा गया है कि घर घर तक जाएं और हरियाणा के लोगों को बताएं कि दिल्ली में और पंजाब में क्या व्यवस्था में सुधार हुआ है। ये भी बताया जा सके कि उनके पड़ोसी राज्यों में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की सरकार ने जनहित के कितने काम किए हैं। आने वाले वक्त में इन्हीं कामों को लेकर जनता के बीच कार्यकर्ता और नेता जाएंगे। बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। 2024 की तैयारी हर ओर हो रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड भी काफी महत्वपूर्ण राज्य है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारी यहां भी कर रही है और इसी के तहत बीजेपी लगातार प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर नजर गड़ाए हुए बैठ के अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के लिए की जा रही है। बीजेपी संगठन ने अब टिहरी लोकसभा सीट को लेकर भी बैठक की है। इस बैठक में टिहरी लोकसभा के मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। साथ ही सांसद के जितने भी काम किए गए उन पर भी बातचीत हुई है। सभी विधायकों के साथ भी आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। ऊपर के कार्यकर्ताओं की पूरी लोकसभा की आज बैठक है। कल हमारी नैनीताल लोकसभा की होगी, अल्मोड़ा लोकसभा की होगी और बाद में दोनों हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा की बैठक होंगी। मुख्य रूप से लोकसभा विपक्ष है और कैसे मत प्रतिशत बढ़ा सकते हैं, कैसे नए लोगों को जोड़ सकते हैं, इन सारे विषयों पर लगभग 2 घंटे की बैठक विधायक में संपन्न हुई है। उन्होंने संगठन सुझाव भी दिए हैं और सरकार द्वारा जो कार्य किए गए हैं 2024 के लिहाज से उत्तराखंड में एक उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई, लेकिन ये बीजेपी की जीत कांग्रेस पार्टी को पच नहीं रही है। यही वजह है कि बार बार अब भी उस उपचुनाव के नतीजे की चर्चा हो रही है और निशाने साधे जा रहे हैं। खटीमा के विधायक भुवन कापड़ी ने धामी सरकार पर एक बार फिर से बागेश्वर उपचुनाव में सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया। विधायक कापड़ी ने कह दिया है कि बागेश्वर उपचुनाव के दिन 5 तारीख को सरकार ने विधानसभा के सत्र में शोक प्रकट करके उसका लाइव प्रसारण किया, जिसका प्रयोग बागेश्वर के उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया। ये सीधे आरोप लगाए गए। चुनाव में सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। मैं कहना चाहता हूं 5 तारीख बागेश्वर का चुनाव और सरकार ने विधानसभा का सत्र चलाया। उस सत्र का जो हमारा शोक संवेदना थी उसको लाइव किया, तो सरकार पूरी ओर से विधानसभा तक को जो है चुनाव में लाइव करके प्रसारित कर रही थी। उत्तराखंड बीजेपी के बड़े नेता बड़ी तैयारी में है। उत्तराखंड बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मजबूत तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में टिहरी लोकसभा सीट की बात की जाए तो उसको लेकर बैठक की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान टिहरी लोकसभा सीट की बैठक लेने देहरादून पहुंचे थे। बैठक से पहले धर्मेंद्र प्रधान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरकारी आवास में पहुंचे थे और इससे बीच पीएम श्री विद्यालय का शिलान्यास किया गया और इसके साथ ही आईएम में एनडीए कैडेट के लिए भी खुशखबरी बताई गई है। साथ ही में शिक्षा विभाग के हमारे शिक्षा मंत्री जी और पूरी टीम, उनको भी मैं आज बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने शानदार प्रयास करके भारत सरकार की जितनी हमसे अपेक्षा है उन सभी अपेक्षाओं पर लगातार काम करते हुए आज एक मॉडल के रूप में उत्तराखंड राज्य बने, उसको आगे बढ़ाने का काम निरंतरता। 2024 में उत्तर प्रदेश सबसे अहम राज्य है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जीता तो सब कुछ जीता, ये कहावत देश की राजनीति में हमेशा से होती है। योगी कैबिनेट के हर बैठक पर अब निगाह टिकी हुई है। मंगलवार को भी बैठक हुई। 15 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी। लखनऊ स्थित लोक भवन में यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और जो प्रस्ताव थे वो काफी महत्वपूर्ण थे। प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए बोर्ड गठन और साथ ही जमीन खरीदने वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावों में धान खरीद नीति को भी मंजूरी आखिरकार मिल चुकी है। 15 प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है और बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में रखे गए थे। ये बैठक में फैसले जो रखे गए ये इतने अहम थे कि आने वाले वक्त में ये सत्ता पक्ष को भी काफी फायदा दे सकते हैं। अब हर कैबिनेट की बैठक में जनहितकारी योजनाओं के बारे में भी चर्चा होती है और ये बैठक भी उसी लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 24 की खबर में आज के लिए इतना ही। 2024 में जो होने वाला है उसकी तस्वीर 2023 में दिखेगी, इसलिए हर बयान पर नजर बनाए रखिएगा। नेता जो बोलते हैं वो करते हैं नहीं, ये आपको ज्यादा अच्छे से मालूम है, लेकिन जो नीति निर्धारण होती है 2023 में वो आपको देखने को जरूर मिलेगी। नमस्कार।